चलिए आज हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 121 से 123 तक के। तो क्या कहता है 121 से 123 के अनुच्छेद, वो हम समझते हैं। अनुच्छेद 123 में हम पढ़ने वाले हैं आज राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। हमने अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, किस प्रकार से राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति के पास और किस प्रकार से वो कार्यपालिका को चलाने का काम करता है। यानी सर्वोसर्वी होता है राष्ट्रपति, यानी जितने भी कार्य होते हैं कार्यपालिका के वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका के अलावा विधायी शक्ति भी होती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति विधान बना सकते हैं और वो विधान उसी प्रकार कार्य करेंगे, उसी प्रकार प्रभावी होंगे जिस प्रकार से संसद विधान का निर्माण करती है, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी विधान बना सकते हैं, जिसे कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश की यदि हम बात करें तो अध्यादेश की आवश्यकता क्यों लगती है और कब लगती है? जब संसद का कोई एक सत्र नहीं चल रहा होता है, क्योंकि किसी भी विधान को बनाने के लिए संसद के दोनों सत्र में वो पारित होना आवश्यक है। अब यहाँ पर यदि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि एक विधान बनाया जाए और बनाने की आवश्यकता है, तब एक संसद यानी लोकसभा अनुशंसा करेगी राष्ट्रपति से कि इस प्रकार का अध्यादेश के माध्यम से आप विधान बनाइए और उसे लागू करिए। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि विधान जो बनाएंगे राष्ट्रपति विधायी शक्ति के माध्यम से, वो 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है कि सदन में प्रस्तुत होना जरूरी है। यानी वहाँ पर सदन में पारित होना आवश्यक है, यदि वो नहीं होता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। चलिए हम इन सभी बातों पर डिटेल में चलते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने पुराने जो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे 106 से, वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पिछले क्लासेस में उनका रिवाइज किया था, फिर भी एक बार यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, 107 विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया और 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। 111 कहता है विधेयकों पर अनुमति और 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद में प्राक्कलन संबंध में प्रक्रिया 113 के अंतर्गत है। 114 कहता है विनियोग विधेयक। 115 कहता है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। 117 कहता है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 118 कहता है प्रक्रिया के नियम और 119 कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो ये थे अभी तक के जो हमने पढ़े। आज हम जो देखने वाले हैं वो है अनुच्छेद 121, जिसके अंतर्गत संसद में चर्चा पर निर्बंधन, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाना 122, और इसके बाद स्टार्ट होता है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति प्राप्त होती है, प्रदान की गई संविधान के अंतर्गत, वो है आर्टिकल नंबर 123, संसद में विश्रांति में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसके बाद 124 और 25 हम अगली क्लासेस में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो सबसे पहले देखते हैं 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। यानी क्या प्रावधान किया गया? उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में, यदि वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते समय कोई आचरण इस प्रकार करते हैं, आचरण करते मतलब कि कोई न्यायिक प्रक्रिया है जिसकी सुनवाई उन्होंने की है, तो उस पर जो कि संसद में उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। यानी स्वतंत्र न्याय प्रणाली का की स्थापना की गई संविधान के अंतर्गत, ताकि सभी को सही न्याय मिले, इसलिए उसके ऊपर जो है कि संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। तो कोई चर्चा आगे देखा है, आचरण में विषय में संबंध कोई चर्चा, इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले, यानी यदि न्यायाधीश को अपने पद से हटाना है तो वो अवश्य
संसद में प्रस्तुत होगा। तो प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर चर्चा पर होगी, अन्यथा नहीं होगी। बस ये एक प्रावधान वहां पर रखा गया, यानी संसद को न्याय प्रणालिका से अलग रखा गया, न्याय प्रणालिका को संसद से अलग रखा गया। जहां पर 121 संसद में चर्चा नहीं होगी न्याय की, उसी प्रकार 122 क्या कहता है? 122 कहता है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, यानी संसद की कार्यवाही जो कार्य प्रणाली चल रही है उसमें न्यायालय की जांच नहीं की जाएगी, यानी उसको भी स्वतंत्र रखा गया। क्या कहता है? अनुच्छेद 122 के अंतर्गत पहला पैरा कहता है संसद की किसी कार्यवाही की विधेय मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितताओं के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी कोई अनियमितता है तो उस पर कोई प्रश्नगत न्यायालय नहीं करेगा। दूसरा, संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनिमय करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधीन नहीं होगी, यानी न्यायिक प्रणाली उन शक्तियों के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े नहीं करेगी कि इस प्रकार के कार्य क्यों किए गए। ये देता है आर्टिकल नंबर 122। तो 121 के अंतर्गत संसद में चर्चा नहीं होगी, जबकि 122 के अंतर्गत न्यायालय में संसद की चर्चा नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर आता है 123, संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति या अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 123। तो अध्यादेश समझने, इस आर्टिकल को समझने के पहले हम थोड़ा सा चलते हैं अध्यादेश की आवश्यकता क्यों और अध्यादेश क्या होता है। यहाँ पर समझे तो यदि कोई भी विधान बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है पहले ये समझते हैं, फिर हम समझते हैं अध्यादेश को। तो कानून बनाने के लिए पहले विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया है। दूसरा क्या कहता है? पहले तो क्या होगा? विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा। दूसरा है विधेयक को समीक्षा के लिए स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा जाता है, यानी जो भी विधेयक बनाया है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो कमेटी ही संसद में उस विधेयक को प्रस्तुत करने का काम करती है। तो वो कमेटी उसका निरीक्षण करती है और निरीक्षण के बाद संसद में पेश करती है। विधेयक को संसद में के उसी सदन में पेश किया जाता है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया है। जिस सदन की स्टैंडिंग कमेटी होती है वही उसी सदन में उसको पेश करती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में कोई भी विधेयक बनने के लिए दोनों में पारित होना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ये निर्धारित नहीं किया गया कि पहले किस में पारित करवाया जाए, जहाँ चाहे सरकार उसमें पारित उसको करा सकती है। अब ये दोनों ही नया कानून बनाने के लिए भी होता है और पुराने कानून में यदि कोई संशोधन करना है तब भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्या होता है? दोनों सदन में विधेयक पारित किया जाता है और यदि वो पारित नहीं हुआ है, जैसे लोकसभा से पारित होकर के आ गया और राज्यसभा में पारित नहीं होता है, तब आवश्यकता लगती है अध्यादेश की, क्योंकि वहां पर रुक जाता है या फिर उसमें कोई कमी है तो लोकसभा जरूरी नहीं है कि उस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से ही करे। उसका दूसरा तरीका होता है कि जो संशोधन चाहा गया है सदस्य द्वारा उसमें संशोधन करके फिर प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यदि वह विधेयक बहुत आवश्यक है, उसे पारित करना बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश ला सकती है सरकार। जब उनके पास, यानी यहाँ पर दो चीजें, अध्यादेश को समझने के लिए दो चीजें यहाँ पर समझना होगी। दो, हालांकि कारण का एक निरूपण किया कि जब विश्रांति काल हो तब जो है कि इस प्रकार का कानून पास किया जाएगा, यानी कानून बनाया जाएगा अध्यादेश के माध्यम से, जिसका समय कितना रहेगा? 6 माह, यानी उसके अंतर्गत उसको दूसरे सदन में पारित होना आवश्यक है। लेकिन यदि सदन में संख्या नहीं है सरकार की, उन्हें मालूम है कि राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाएगा, तो विश्रांति काल में ऐसे समय में लोकसभा में पारित कर उस पर अनुशंसा की जाती है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति महोदय उसको अध्यादेश के माध्यम से पारित करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर पारित हो जाता है, तब तो वो मंजूरी मिल गई दोनों सदन में, तब तो वह राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच जाएंगे, उनके सिग्नेचर होते ही वह विधेयक बन जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये तो लंबी प्रोसेस है जो कानून बनाती है, विधेयक बनाती है। लेकिन यदि इतनी लंबी प्रोसेस में नहीं उलझना है, उतना समय नहीं है, यानी समय और बल दोनों की आवश्यकता होती है,
किसी भी विधेयक को बनाने के लिए। लेकिन यदि यहाँ पर समय भी नहीं है और बल्कि भी ऐसी संभावना नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं कमी है, तब अध्यादेश की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, कानून बनाने की इस लंबी प्रक्रिया के अलावा सरकार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मदद ले सकती है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जबकि संबद्ध बिल को संसद में की मंजूरी दिलाने के लिए पर्याप्त समय न हो और कानून बनाना अनिवार्य हो। हालांकि उनके इस अधिकार के साथ 3 शर्तें जुड़ी हुई हैं। 3 यहाँ पर शर्तें भी जुड़ी हुई। क्या? पहली, राष्ट्रपति कैबिनेट की अनुशंसा के बाद ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरी क्या कहती है? अध्यादेश को संसद की अगली बैठक के 6 सप्ताह के अंतर्गत उसके सामने पेश करना अनिवार्य, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तीसरी शर्त क्या है? अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जबकि संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों सदन में चल रहा है तो फिर वहां अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर प्रस्तुत करे और वहां से उसको पारित करवा लिया जाए। लेकिन कोई एक सत्र नहीं चल रहा है या दोनों सत्र नहीं चल रहे और ऐसे में कानून विधेयक लाना जरूरी है, तब अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया जा सकता है। राज्यों के लिए भी कानून बना सकता है केंद्र। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। इसके लिए विधायी शक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसमें केंद्र को प्रावधान दिए गए, केंद्र के पास शक्ति दी गई। राज्य सूची जिसमें राज्य को शक्ति दी गई और समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर के कोई विधान बना सकती है। केंद्र सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के लिए सभी अधिकार केंद्र के पास होते हैं, जबकि राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होती है। समवर्ती सूची में दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कौन बनाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका सदन के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। यानी कार्यप्रणाली, उसका प्रभाव कैसा होगा, इफेक्ट कैसा होगा? जैसे सदन में से दोनों सदनों से पारित होकर के कोई विधान बनता है, उसी प्रकार अध्यादेश के कानून भी लागू होंगे समान। बशर्त क्या है? निष्प्रभावी कब होंगे? 6 हफ्ता के अंतर्गत, 6 सप्ताह का जो समय है, उस समय के अंतर्गत उसको प्रस्तुत करना जरूरी है। यदि वो प्रस्तुत नहीं होते हैं तो यहाँ पर एक को प्रावधान दिया गया कि फिर से उसको अध्यादेश के लिए दे दिया जाए। अध्यादेश आते ही वापस 6 महीने के लिए वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसको पूर्ण कानून बनाने के लिए, जैसे 3 तलाक वाले केस में हुआ, 3 तलाक में भी प्रारंभिक समय में अध्यादेश द्वारा इसको लाया गया। बाद में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि इस बिल को लाना आवश्यक है और सभी लोग इस बिल का समर्थन करें। इसके बाद यह राज्यसभा में भी पारित हुआ और एक कंप्लीट कानून बना। तो दे भी रखा है, देखिए आगे। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं किए जाने पर या दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। यदि नहीं होता है तब भी यह निष्प्रभावी हो जाएगा। अध्यादेश को एक छोटी सी उसमें लाइन में समझ लेते हैं। भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण पूरे पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है, लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश और विधेयक में मुख्य अंतर क्या है? तो अध्यादेश केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल लागू किया जाता है, जबकि विधेयक सदन के दोनों सदनों में से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद लागू किया जाता है। 1950 से अब तक लगभग कहा गया है कि 700 अध्यादेश आ चुके हैं, यानी ऐसे कई संशोधन भी हुए और नए कानून भी बनाए गए।
हम फिर से चलते हैं। अब हमें समझना है जो कि आर्टिकल 123। हालांकि लगभग वही कार्यप्रणाली हम यहाँ पर समझ चुके हैं, लेकिन आर्टिकल क्या कहता है, उसमें क्या प्रावधान दिया गया 123 के अंतर्गत, वो हम समझते हैं। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं तब अध्यादेश नहीं आएगा। सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना है, उसके लिए कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो, यानी उन्हें लगता है कि इसे लाना आवश्यक है। लेकिन किसकी अनुशंसा पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेदन होने की 6 सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इसमें दूसरे संकल्प पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यदि पारित हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो ये जो है कि निष्क्रिय माना जाएगा। और ख भी इसमें निर्धारित किया गया। ख कहता है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस भी इसको लिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण यहाँ पे निर्धारित किया गया, जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः समित होते हैं तो ऐसे में जो डेट निर्धारित की गई थी उस डेट से आगे की गणना की जाएगी 6 सप्ताह की। तीसरा क्या कहता है, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसदीय संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। यानी संसद में जब प्रस्तुत किया गया और वहां पर पारित नहीं हो पाया तो वह शून्य हो जाएगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था आर्टिकल नंबर 123, जिसके अंतर्गत हमने समझा अध्यादेश। अध्यादेश क्या है, और ये है विधायी शक्ति ने विधान बनाने की, जो विधान हमारे संविधान के अंदर बनाए हैं उनमें और नया विधान बनाना है, कोई संशोधन करना है, तो राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम 124 और 125 को यहाँ पर हम इसलिए इस क्लासेस के, क्योंकि हमें इसके अंतर्गत भी हम डिटेल जाने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं, इसलिए आर्टिकल नंबर 124 को हम अगली क्लासेस में समझेंगे। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन।